अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द कॉमर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 2022 इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला एमसीक्यूज़, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ। तो एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी थी? तो एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक, एडम स्मिथ के मुताबिक स्टडी थी इकोनॉमिक्स वेल्थ की, जबकि मार्शल के मुताबिक जो है वो मटीरियल वेलफेयर, और फिर रॉबिन के मुताबिक स्कैरसिटी एंड चॉइसेस। ठीक, तो यहाँ पर एडम स्मिथ के मुताबिक ये हो गई, और मार्शल के मुताबिक ये, और रॉबिन के मुताबिक ये। तो अगर कोई दूसरे का भी आए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पूछा जाता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रॉबिन, तो फिर सही ऑप्शन होता है स्कैरसिटी एंड चॉइस, और अगर आता मार्शल तो फिर आता मटेरियल वेलफेयर। आगे बढ़ते हैं। मैक्रो मीन्स लार्ज होता है। तो ये आपको पता है, हमने दो किस्म की इकोनॉमिक्स पढ़ी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई इफ प्राइस राइजेस क्वांटिटी सप्लाइड। तो अगर प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन जो हैं वो बहुत आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, और दोनों का आपको लगेगा कि दोनों ही सही हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि पहले हम नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें कि सप्लाई के अंदर प्राइस का क्या लेना देना होता है। तो प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती है, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है तो उस वक्त क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ाई जाती है। तो प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। इसी तरीके से प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन थे, एक था इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब ये है कि जो है वो बढ़ना, एक्सपेंड का मतलब है बढ़ना एक तरीके से, अभी हम ये कह देते हैं। ठीक है, दूसरे जो ऑप्शन है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कम होना। ठीक है, तो श्रिंक होना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों गलत है? क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड का प्राइस के साथ रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है और डायरेक्ट है। तो अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन जो है वो फॉल, वो क्यों गलत है? क्योंकि उसके अंदर भी यही बात है कि यहाँ पर हम जो है अगर देखें प्राइस राइज की बात करें तो प्राइस जब राइज होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो उसको भी राइज होना है। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीज बचा और एक्सपेंड बचा। इंक्रीज का वर्ड क्यों नहीं यहाँ पर है? तो इंक्रीज अगर हम सिर्फ सप्लाई की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे कि प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई क्या होगी, क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बोला हुआ होता तो हमारे पास ऑप्शन होता इंक्रीज। ठीक, तो क्वांटिटी सप्लाई के बारे में यहाँ पे सॉरी बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी सप्लाइड जो होगी वो एक्सपेंड होगी। तो जब प्राइसेस की वजह से क्वांटिटी सप्लाई के अंदर चेंज आए और प्राइस राइज होने की वजह से आए तो वो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंड। और जबकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि अगर जो है वो प्राइस नहीं किसी दूसरे फैक्टर्स की वजह से सप्लाई के अंदर चेंज आता तो वो इंक्रीज होता है। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर एक्सपेंड ऑप्शन क्यों है, क्योंकि हम इसको एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं जब भी प्राइसेस की वजह से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है या कम होती है। प्राइसेस की वजह से अगर होगी तो वो या तो एक्सपेंड होगी या तो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और अदर फैक्टर्स की वजह से होगी तो वो राइज और फॉल होती है, जिसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कह सकते हैं। इंक्रीज डिक्रीज तो वैसे सबको ही बोल सकते हैं। When the total utility is maximum then marginal utility will। तो टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है। तो ये हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ पढ़ा था। तो उसके अंदर ये था कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है तो उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है, फिर आपको एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने का दिल नहीं चाहता, उससे आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती क्योंकि आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुकी होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ मीन्स, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है? तो ये अभी हमने 2023 के एमसीक्यूज में ही पढ़ा था कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो एडम स्मिथ का एक कॉन्सेप्ट था कि एडम स्मिथ कहते थे इकोनॉमिक्स स्टडी है, यहाँ पर अभी हमने ऊपर भी देखा एमसीक्यूज नंबर 1 के अंदर वेल्थ की। तो वेल्थ के अंदर उन्होंने 4 कॉन्सेप्ट बताए थे, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो उसके अंदर से यहाँ पर एक जो है फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। तो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से मुराद क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, अलग अलग गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना जिससे लोगों को यूटिलिटी हासिल हो। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द डिमांड कर्व इज, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर डिमांड कर्व क्या है? तो अगर हम बात करें डिमांड कर्व की तो यहाँ पर आपको पता है वाई एक्सिस पे प्राइस होते हैं और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तो आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइसेस सेम होते हैं। प्राइसेस सेम होते हैं तो अगर आप किसी भी प्राइस के ऊपर क्वांटिटी कितनी भी हो जाए, क्वांटिटी बढ़े जाए लेकिन प्राइस वो ही रहेंगे।
तो क्वांटिटी जितनी भी बढ़ती जाए, आपको पता है यहाँ पे इस तरफ जा रहे हैं तो क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज आ रहा है, लेकिन प्राइस जो है वो वही रहेंगे। तो इसका जो कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल। आगे बढ़ते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स इज, नेसेसरी गुड्स ये भी हमने 2023 में डिस्कस करा। नेसेसरी गुड्स के लिए प्राइस इलास्टिसिटी है लेस देन 1। अब इसको कैसे याद रखा जा सकता है, तो नेसेसरी गुड्स के अंदर देखिए हमारे पास इलास्टिसिटी जब भी हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक पहली चीज़ है हमारे पास प्राइस और दूसरी चीज़ है क्वांटिटी डिमांडेड। तो नेसेसरी गुड्स के लिए क्यों लेस देन 1 है, क्योंकि प्राइस का चेंज ज़्यादा हो जाए, प्राइस का चेंज अगर जो है वो 20% हो जाए, तो क्या हम क्वांटिटी डिमांडेड को 20% कम करेंगे, नहीं, ये नेसेसरी गुड्स हैं। हमने इन गुड्स पर हम अपनी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो गुड्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमने लेने ही लेने, खरीदने ही खरीदने हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी डिमांडेड 20% से नहीं कम कर सकते, हम उसको 10% से कम कर देंगे। तो क्वांटिटी डिमांडेड कम परसेंटेज से कम की जाएगी, इतनी जितनी परसेंटेज से प्राइसेस कम हो रहे हैं उतनी परसेंटेज से नहीं करेंगे, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे लिए। तो तभी यहाँ पर इसका आंसर जो है वो लेस देन 1 है, ठीक। लेकिन अगर लग्जरी प्रोडक्ट होते, लग्जरी गुड्स होते, तो वहाँ पर ये होता ग्रेटर दैन यूनिट, यानी कि ग्रेटर दैन 1। और अगर कंफर्ट गुड्स होते तो वहाँ पर होती इक्वल्स टू 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्पेशली अप्लाइज ऑन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी खास तौर पे अप्लाई होता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्पेशली अप्लाइज ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी खास तौर पे अप्लाई होता है। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आप लेबर्स को बढ़ाकर उसका रिटर्न नहीं बढ़ा सकते। एक वक्त आएगा कि लेबर्स तो बढ़ेंगे लेकिन रिटर्न नहीं बढ़ सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर हम कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, जो वो लैंड है उसके अंदर मिनरल्स हैं, तो वो आप उसको सिर्फ लेबर को बढ़ा के अपना रिटर्न नहीं बढ़ा सकते। लेबर के आने से जो मार्जिनल रिटर्न आपके पास आएगा, एडिशनल लेबर से जो एडिशनल रिटर्न आपके पास आएगा, वो फिर पिछले वाले लेबर से कम होता जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न यही कहता है कि एडिशनल लेबर से जो हमें एडिशनल रिटर्न मिलेगा वो प्रीवियस लेबर से जो हमें एडिशनल रिटर्न मिल रहा था उससे कम होगा। तो ऐसे ही होगा एग्रीकल्चर के अंदर कि आपने अगर एक बंदे को जॉब पे रखा है, उस वक्त जितना रिटर्न आ रहा है, और आप दूसरे बंदे को रखें, तो फिर जो है वो रिटर्न जो उस नए बंदे के आने से इंक्रीज होगा शायद वो उतना नहीं होगा जितना पहले वाले बंदे से। और यकीनन फिर वो आगे आप अगर और लेबर बढ़ाते जाएंगे तो वो आपका रिटर्न जो है वो बढ़ तो रहा होगा, लेकिन वो साथ में पिछले वाले के मुकाबले में एडिशनल कम भी हो रहा होगा। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड, नेशनल इनकम के अंदर ये नहीं होती है, तो ये क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती। प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। तो नेशनल इनकम जब भी पूछा जाए कि कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती, तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ विजिबल आइटम्स आते हैं। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो सिर्फ विजिबल आइटम्स की होती है, यानी कि गुड्स की, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड असल में क्या, किस चीज़ का बैलेंस होता है, वो सिर्फ हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के अमाउंट को देखा जाता है उसके अंदर। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स विजिबल आइटम्स ओनली, जितने आपने गुड्स बेचे हैं और जितने गुड्स आपने खरीदे हैं, जितनी इम्पोर्ट है जितनी एक्सपोर्ट है, उनका जो डिफरेंस होगा वो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर एट द पीक इट इज़ कॉल्ड, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने पीक पर हो, तो पीक वो लेवल है जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी बंदा बेरोज़गार नहीं है, अनएम्प्लॉयड नहीं है, तमाम लोग काम पर हैं, और जो है वो उस पॉइंट के ऊपर प्राइसेस का लेवल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने मैक्सिमम पॉइंट पर हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब अपनी पीक पर होते हैं तो उसको हम कहते हैं बूम। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कोई कंट्री अपने उस पॉइंट पर पहुँची हुई है जहाँ वो अपने तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं। टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय, पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम को हम डिवाइड करते हैं। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो होती ही ये है कि हर बंदे के लिए लिहाज से इनकम किसी भी कंट्री की, तो नेशनल इनकम तो पूरे मुल्क की एक साथ जो इनकम होती है वो होती है, ठीक है। यानी पूरा कंट्री किसी टाइम के अंदर कितने के गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो हमारी कहलाती है नेशनल इनकम। लेकिन जब पर कैपिटा इनकम की बात करें तो फिर उसी नेशनल इनकम को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो उससे हमारे पास
पर कैपिटा इनकम आ जाती है। पर कैपिटा इनकम से ये पता चलता है कि किस कंट्री के अंदर या हमारी कंट्री के अंदर तकरीबन हर बंदा कितना पैसा कमा रहा है। तो पर कैपिटा इनकम के लिए हम जो है वो टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो इनकम जो है वो हर इंडिविजुअल के ऊपर कितनी आ रही है। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि उस कंट्री के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड क्या है लोगों का। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग डिफ्लेशन वैल्यू ऑफ मनी, तो इन्फ्लेशन कहते हैं प्राइसेस के इंक्रीज होने को। जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। इसी तरीके से जब प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो उसको कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, तो डिफ्लेशन के अंदर वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी? तो अभी हमने लास्ट ईयर में ये पढ़ा था कि जब वैल्यू ऑफ मनी, जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। तो प्राइसेस का वैल्यू ऑफ मनी के साथ रिलेशन जो था वो इन्वर्स था। ठीक है, लेकिन जब डिफ्लेशन होता है यानी जब प्राइसेस कम होंगे तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि जब प्राइसेस कम होंगी किसी चीज़ के, तो वही वाली एग्जांपल कि जब हम पहले जो है वो एक चीज़ के प्राइस 10 थे और हम उसके जब 10 रुपये लेकर जाते थे तो हम सिर्फ एक ही यूनिट खरीद पाते थे। ठीक, 10 रुपीज़ में एक यूनिट मिल रहा था। अब जब प्राइस जो है वो कम होकर हो गए हैं 5, तो अब 10 रुपीज़ में हमें कितने यूनिट्स मिल सकते हैं? 2 यूनिट्स। यानी कि वही 10 रुपीज़ हैं जो यहाँ थे, लेकिन इन रुपीज़ की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। यहाँ पर पहले एक यूनिट मिल रहा था क्योंकि प्राइसेस क्या थे? 10, लेकिन जब प्राइसेस कम हुए तो अब उन्हीं 10 रुपीज़ में 2 यूनिट्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब डिफ्लेशन जब होता है तो वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड क्वांटिटी आर रिलेटेड। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और क्वांटिटी जो है वो रिलेट करते हैं। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट ये है कि पर यूनिट के अंदर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है। तो हमारे पास दो कॉस्ट होती हैं, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये है कि जब हम, क्योंकि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड होती है, तो जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी जो डिवाइड होती है, कि अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दें यूनिट प्रोड्यूस से तो हमारे पास आ जाएगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो जब ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस होंगे, डिनोमिनेटर में नंबर ज़्यादा आएगा और फिक्स कॉस्ट तो पता है आपको फिक्स है। तो अगर सपोज करें फिक्स कॉस्ट 100 थी और पहले हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या आई? 10। लेकिन जब फिक्स कॉस्ट तो अभी भी 100 ही होगी, लेकिन हमने अब 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5। तो क्या हुआ कि जब हमने यूनिट प्रोड्यूस ज़्यादा करा यानी प्रोडक्शन बढ़ाई तो फिर उससे हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो गई। तो इसका मतलब इनके अंदर रिलेशन क्या है? इन्वर्स। ठीक, क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है एवरेज फिक्स कॉस्ट और क्वांटिटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट आर सोल्ड इन दिस मार्केट। होमोजीनियस प्रोडक्ट से सोल्ड होते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। यहाँ पे तमाम प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं और इनके प्राइसेस भी सेम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिमांड इज, डिमांड क्या है? तो डिमांड इज अनलिमिटेड। अच्छा, दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ एक ऑप्शन 0, तो डिमांड इज 0 तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है, डिमांड तो हमारे पास ज़्यादा होती है। इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट भी अगर हम बोलें, इनफाइनाइट तो वो चीज़ होती है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। और लिमिटेड, लिमिटेड का यहाँ पे वर्ड है, तो लिमिटेड नहीं होती डिमांड। डिमांड जो है वो अनलिमिटेड डिमांड है। यानी असल में यहाँ पर दो चीज़ें होती थी, एक होती थी डिज़ायर एंड डिमांड। तो असल में इस डिज़ायर से उन्होंने बात करी है कि डिज़ायर, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स एंड डिज़ायर के बारे में बात करें तो बॉन्ड्स डिमांड कब बनती हैं? तो बॉन्ड्स हमारी जो है वो, अगर हम उन बॉन्ड्स को परचेज़ करना चाह रहे हो, हमारी अफोर्डेबिलिटी हो, तो वो बन जाती है हमारी डिमांड। तो डिमांड जो है वो अनलिमिटेड हो सकती है। ठीक है, लिमिटेड का ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है और इनफाइनाइट भी नहीं, 0 भी नहीं। तो बाकी सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिनको हम करेक्ट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर अनलिमिटेड डिमांड को बोल सकते हैं क्योंकि बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, तो डिमांड्स भी अनलिमिटेड है। द रेट ऑफ ज़कात इज़ 2.5, ये तो फिक्स्ड है। द नंबर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 किस्म के होते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 है। इट इज़ इंक्लूडेड इन प्राइस, प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है। तो इनकम टैक्स प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं होता, ये तो हमारी इनकम के ऊपर होता है। वेल्थ टैक्स भी इंक्लूड नहीं होता, प्रॉपर्टी टैक्स भी इंक्लूड नहीं होता। जी, सेल्स टैक्स इंक्लूड होता है।
तो आपने कभी जब भी कोई चीज़ आप परचेज करते हैं तो उसके अंदर हम प्राइस भी दे रहे होते हैं, प्राइस जो दे रहे होते हैं हम उसके अंदर दो किस्म की चीज़ें होते हैं। तो उसके अंदर एक सेल्स टैक्स शामिल होता है और एक वो अमाउंट होता है जो कंपनी के पास जा रहा होता है और एक वो अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट के पास जा रहा होता है। तो गवर्नमेंट के पास जो जाता है वो सेल्स टैक्स होता है। तो हम जो प्राइस पे करते हैं हम रिटेल प्राइस पे कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल होता है, तो प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है सेल्स टैक्स। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 20। द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज, गवर्नमेंट रेवेन्यू का मेजर सोर्स क्या है? तो गवर्नमेंट का मेजर सोर्स है टैक्स। गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कमाती है तो वो कहाँ से आता है उनके पास? वो फी से नहीं आता, फाइन से नहीं आता। ये तो वो अमाउंट है जो कि काफ़ी कम होते हैं टैक्स के मुकाबले में। फाइन तो ये है कि अगर किसी ने कोई वायलेंट करी कोई चीज़, गवर्नमेंट का कोई लॉ जो है वो ब्रेक करा तो वो फाइन देगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट की कोई सर्विस ली तो फी देगा। एड्स तो वो है जो गवर्नमेंट के पास कहीं बाहर से किसी जगह से कोई पैसे आ जाएँ तो वो कहलाएंगे एड्स, ठीक है, किसी भी पर्पज़ के लिए। जबकि गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ रेवेन्यू का क्या है? टैक्स। आगे बढ़ते हैं। द असम्पशन ऑफ सेट्रिक्स पैरिबस इज द बेसिस ऑफ। तो सेट्रिक्स पैरिबस हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जिसका मतलब होता था अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कहाँ था? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो भी लॉस पढ़ते थे वहाँ पर हम ये पढ़ रहे होते थे कि कुछ चीज़ें हमने उन लॉस को प्रूफ करने के लिए कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट ये था कि उनको हम जो है वो कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर एक फ्रेज यूज़ होता था सेट्रिक्स पैरिबस। तो सेट्रिक्स पैरिबस का मतलब है अदर थिंग रिमेन सेम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये यूज़ होता है ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लगा हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड, ये गलत है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी आर, वैल्यू ऑफ मनी का क्या लिंक है सप्लाई ऑफ मनी के साथ? तो अगर सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा हो जाती है, हमने ये मनी के चैप्टर में पढ़ा है, सप्लाई ऑफ मनी अगर हम बढ़ा देते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी उससे कम हो जाती है, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी अगर बढ़ेगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे और फिर वो ज़्यादा डिमांड करेंगे और उससे फिर प्राइसेस बढ़ेंगे और प्राइस बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। तो खैर आपको सिंपली ये याद हो कि सप्लाई ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी का भी इन्वर्स रिलेशन है जिस तरीके से प्राइस और वैल्यू ऑफ मनी का है। तो इन्वर्सली रिलेटेड सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट इज ऑल्सो नॉन एज, तो ये भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दो कमोडिटीज़ में से कोई एक कमोडिटी कंज्यूम करने के लिए सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से सब्स्टिट्यूट हम देख रहे होते हैं कि ये कमोडिटी नहीं तो दूसरी कमोडिटी, या उस वो नहीं तो ये कमोडिटी। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और हमारा मकसद ये होता है कि दोनों कमोडिटी के अंदर लास्ट में हमें जो यूटिलिटी मिल रही हो वो इक्वल हो, तब फिर हम कहेंगे कि कंज्यूमर जो है वो उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ कंबाइन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कंबाइन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो उसको क्या कहते हैं? तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, यानी कि एक फैक्टर लैंड है, एक फैक्टर लेबर है, एक फैक्टर कैपिटल है, जो उन तमाम फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करता है उसको कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर। तो वो फैक्टर जो कि तमाम फैक्टर्स को कंबाइन करता है तो वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन। एमसीक्यूज नंबर 25। बेसिक कैनन ऑफ टैक्सेशन प्रेजेंटेड बाय एडम स्मिथ आर। तो हमने कैनन ऑफ टैक्सेशन पढ़े हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे कैनन्स हैं, लेकिन उसमें से जो बेसिक कैनन्स हैं टैक्सेशन के, या प्रिंसिपल भी कह सकते हैं उसको आप, तो जो प्रिंसिपल हैं बेसिक वो एडम स्मिथ ने रिप्रेजेंट करे हैं और उनकी तादाद है 4। तो जो स्टार्टिंग 4 आपके पास होते हैं वो एडम स्मिथ के रिप्रेजेंट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 26। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड डिपेंड्स अपॉन। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, शायद हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो है वो सप्लाई का लिंक जो है, सप्लाई हम पढ़ रहे थे, सप्लाई के अंदर हमने ये बात करी थी कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड के साथ जो लिंक होता है वहाँ पर फिर वर्ड यूज होता है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। जबकि अदर फैक्टर की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है तो वहाँ पे फिर वर्ड यूज होते हैं राइज एंड फॉल। तो यहाँ पर है कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, प्राइस की वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है। यहाँ पर इनकम की वजह से नहीं होती, इनकम वो अदर फैक्टर है। तो अगर हम बोले इनकम की वजह से क्या होता है तो यहाँ पर फिर होगा राइज एंड फॉल। तो राइज और फॉल अगर होता है यहाँ पर राइज या फॉल, तो फिर हमारा सही ऑप्शन कोई अदर फैक्टर हो सकता है जैसे कि पॉपुलेशन, इनकम या फैशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पेपर मनी इज अ,
आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 27। पेपर मनी इज अ, तो पेपर मनी जो है वो कन्वर्टेबल मनी है। ठीक, पेपर मनी जो है वो कन्वर्टेबल मनी है, हम जो है वो क्लास के अंदर इसको देख भी चुके हैं। जो है वो उसके ऊपर एक लाइन भी लिखी हुई होती है कि हामिल हाज़िर के मुतालबा पे अदा किया जाएगा। तो खैर पेपर मनी जो है वो कन्वर्टेबल मनी होती है जिसके अगेंस्ट हमने कंट्री जो है वो रिजर्व रख के उसको इशू करती है। आगे एनएनपी इज अ डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड, एनएनपी किस तरीके से फाइंड होता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है उसको कहते हैं हम जीएनपी, और उसी जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एनएनपी। लास्ट एमसीक्यूज है, देयर आर 4 फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, पीक, रिसेशन और रिकवरी और लास्ट डिप्रेशन। तो ये तमाम जो है वो यहाँ पर एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। द असम्पशन ऑफ सेट्रिक्स पैरिबस इज द बेसिस ऑफ, तो सेट्रिक्स पैरिबस हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जिसका मतलब होता था अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कहाँ था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो भी लॉस पढ़ते थे वहाँ पर हम ये पढ़ रहे होते थे कि कुछ चीज़ें हमने उन लॉस को प्रूफ करने के लिए कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट ये था कि उनको हम जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर एक फ्रेज यूज़ होता था सेट्रिक्स पैरिबस। तो सेट्रिक्स पैरिबस का मतलब है अदर थिंग रिमेन सेम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये यूज़ होता है ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लगा हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड, ये गलत है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, सप्लाई ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी आर, वैल्यू ऑफ मनी का क्या लिंक है सप्लाई ऑफ मनी के साथ। तो अगर सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा हो जाती है, हमने ये मनी के चैप्टर में पढ़ा है, सप्लाई ऑफ मनी अगर हम बढ़ा देते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी उससे कम हो जाती है, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी अगर बढ़ेगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे और फिर वो ज़्यादा डिमांड करेंगे और उससे फिर प्राइसेस बढ़ेंगे और प्राइस बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। तो खैर आपको सिंपली ये याद हो कि सप्लाई ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी का भी इनवर्स रिलेशन है जिस तरीके से प्राइस और वैल्यू ऑफ मनी का है। तो इनवर्सली रिलेटेड सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट इज ऑल्सो नॉन एज, तो ये भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन और यूटिलिटी को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दो कमोडिटीज़ में से कोई एक कमोडिटी कंज्यूम करने के लिए सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से सब्स्टिट्यूट हम देख रहे होते हैं कि ये कमोडिटी नहीं तो दूसरी कमोडिटी, या उस वो नहीं तो ये कमोडिटी। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और हमारा मकसद ये होता है कि दोनों कमोडिटी के अंदर लास्ट में हमें जो यूटिलिटी मिल रही हो वो इक्वल हो, तब फिर हम कहेंगे कि कंज्यूमर जो है वो उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इफ कंबाइन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कंबाइन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो उसको क्या कहते हैं, तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को कंबाइन करता है, यानी कि एक फैक्टर लैंड है, एक फैक्टर लेबर है, एक फैक्टर कैपिटल है, जो उन तमाम फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करता है उसको कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर। तो वो फैक्टर जो कि तमाम फैक्टर्स को कंबाइन करता है तो वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन। एमसीक्यूज नंबर 25, बेसिक कैनन ऑफ टैक्सेशन प्रेजेंटेड बाय एडम स्मिथ आर, तो हमने कैनन ऑफ टैक्सेशन पढ़े हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे कैनन्स हैं, लेकिन उसमें से जो बेसिक कैनन्स हैं टैक्सेशन के, या प्रिंसिपल भी कह सकते हैं उसको आप, तो जो प्रिंसिपल हैं बेसिक वो एडम स्मिथ ने रिप्रेजेंट करे हैं और उनकी तादाद है 4। तो जो स्टार्टिंग 4 आपके पास होते हैं वो एडम स्मिथ के रिप्रेजेंट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज नंबर 26, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड डिपेंड्स अपॉन, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, शायद हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो है वो सप्लाई का लिंक जो है, सप्लाई हम पढ़ रहे थे, सप्लाई के अंदर हमने ये बात करी थी कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड के साथ जो लिंक होता है वहाँ पर फिर वर्ड यूज होता है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। जबकि अदर फैक्टर की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है तो वहाँ पे फिर वर्ड यूज होते हैं राइज एंड फॉल। तो यहाँ पर है कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, प्राइस की वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है, यहाँ पर इनकम की वजह से नहीं होती, इनकम वो अदर फैक्टर है। तो अगर हम बोले इनकम की वजह से क्या होता है तो यहाँ पर फिर होगा राइज एंड फॉल। तो राइज और फॉल अगर होता है यहाँ पर राइज या फॉल, तो फिर हमारा सही ऑप्शन कोई अदर फैक्टर हो सकता है जैसे कि पॉपुलेशन, इनकम या फैशन। ठीक, आगे बढ़े, एमसीक्यूज नंबर 27, पेपर मनी इज अ, तो पेपर मनी जो है वो कन्वर्टेबल मनी है। ठीक, पेपर मनी जो है वो कन्वर्टेबल मनी है, हम जो है वो क्लास के अंदर इसको देख भी चुके हैं। जो है वो उसके ऊपर एक लाइन भी लिखी हुई होती है कि हामिल हाज़िर के मुतालबा पे अदा किया जाएगा। तो खैर
पेपर मनी जो है वो कन्वर्टेबल मनी होती है जिसके अगेंस्ट हमने कंट्री जो है वो रिजर्व रख के उसको इशू करती है। आगे एनएनपी इज अ डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी किस तरीके से फाइंड होता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है उसको कहते हैं हम जीएनपी, और उसी जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एनएनपी। लास्ट एमसीक्यूज है, देयर आर 4 फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, पीक, रिसेशन और रिकवरी और लास्ट डिप्रेशन। तो ये तमाम जो है वो यहाँ पर एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।